डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में लोकसभा की कुल मिलाकर 129 सीटें हैं, जबकि उत्तर भारत के सिर्फ 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार की कुल मिलाकर 120 सीटें हैं। लोकसभा में सीटों की असमानता का ये मुद्दा दक्षिण भारत की राजनीति में नया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे साल 2026 करीब आ रहा है, दक्षिण भारत के नेता केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए लगातार हमलावर हो रहे हैं। इसी शंका को दूर करने के लिए पिछले हफ्ते ही गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कहा भी था कि मोदी सरकार ने लोकसभा में ये बात स्पष्ट किया है कि परिसीमन के बाद भी लोकसभा में दक्षिण के एक भी राज्य की एक भी सीट कम नहीं होगी। लेकिन इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि अगर देश भर की अभी मौजूदा आबादी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया जाए तो ऐसे में तमिलनाडु को 8 लोकसभा की सीटें गंवानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि तमिलनाडु में तब 39 सांसद की जगह सिर्फ 31 सांसद रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अगले परिसीमन को 2026 से और आगे 30 सालों के लिए बढ़ाने की मांग की है, जिसको लगभग दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि परिसीमन या डिलिमिटेशन का मुद्दा 1976 से ही उत्तर बनाम दक्षिण राजनीति का एक अहम पहलू बना हुआ है। परिसीमन या डिलिमिटेशन जैसे शब्द से ही साफ साफ मतलब समझ में आ रहा है कि इसका मतलब किसी चीज का फिर से निर्धारण करना या इसे रीअलाइन करना है। यहाँ इसका मतलब किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करने से है। इसीलिए इसे बाउंड्री कमीशन या सीमा आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति एक वोट के मूल्य को मान्यता दी गई, जिसमें पूरे देश में कोई भी कहीं का भी हो, चाहे वो असम का हो या बिहार का हो, वो चाहे तमिलनाडु का हो या जम्मू कश्मीर का हो, किसी भी इंसान के वोट का मूल्य या वैल्यू एक समान बनाए रखा गया है। इसी कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाकर जनसंख्या के आधार पर सभी जगह, चाहे संसद हो या विधानसभा हो, वहां के सभी मेंबर या सदस्य एक समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं या एक समान जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने परिसीमन या डिलिमिटेशन आयोग का कॉन्सेप्ट रखा, जिससे आगे आने वाले समय में किसी भी जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को एडजस्ट किया जा सके। इसके लिए हर जनगणना, जो लगभग हर 10 साल के बाद होती है, उसके बाद परिसीमन होना था और फिर से क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करके एक व्यक्ति एक वोट के मूल्य को समान रूप से बरकरार रखना था। यहाँ तक तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, जहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर पूरे देश में 500 सांसद हैं तो हर 500 सांसद एक समान जनसंख्या को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि सभी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र में 5 लाख की आबादी हो या 10 लाख की आबादी हो, लेकिन वो समान आबादी हो, जिससे ऐसी स्थिति ना आए कि कोई एक सांसद जो है 12 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं दूसरा सांसद सिर्फ 3 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये शुरू में तो ठीक था और 1952, 1962, 1972 तक लगातार ऐसे आयोग भी बने और उन्होंने फिर से जनसंख्या के आधार पर सीटों को क्षेत्र के अनुसार बांटा भी। लेकिन 1972 के बाद से इंदिरा गांधी के शासन के तहत जनसंख्या नियंत्रण अभियान जोरों से शुरू किया गया, जिसमें आगे दक्षिणी राज्यों ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए बड़े कदम उठाए, जिससे दक्षिणी राज्यों जैसे कर्नाटक या तमिलनाडु में यह अभियान सफल रहा और उनकी जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से आगे बड़ी कमी आई। लेकिन वहीं उत्तरी भारत के राज्यों द्वारा इस पर कोई ठोस कार्रवाई न करने की वजह से इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि लगातार ज्यादा बनी रही, जिसका असर यह हुआ कि आगे जनसंख्या में उत्तरी क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में जनसंख्या बढ़ी और दक्षिणी राज्यों में वहीं कमी आई। यहीं से उत्तर बनाम दक्षिण के डिलिमिटेशन या परिसीमन को लेकर बहस शुरू हुई, क्योंकि परिसीमन आयोग एक व्यक्ति एक वोट के मूल्य में समानता पर जोर देता है। इससे दक्षिणी राज्यों को जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के लोगों को ऐसा लगा कि इससे अगर डिलिमिटेशन होता है तो इनको लोकसभा में सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा और उत्तर भारत के राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर कोई
ठोस कार्रवाई नहीं की, उनको उसका उल्टा फायदा होगा। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे साउथ के स्टेट्स को ऐसा लगा कि उन्हें उनकी सफल जनसंख्या नियंत्रण नीति के लिए इनाम के बजाय दंड दिया गया है। यही कारण है कि वर्ष 1976 में राज्यों की परिवार नियोजन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने परिसीमन के तहत सीटों की संख्या में परिवर्तन को साल 2001 की जनगणना तक रोक लगा दी। इसलिए साल 1981 और 91 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया। आगे 2002 में संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम के तहत इस पर प्रतिबंध को 2026 तक के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। आगे परिसीमन की प्रक्रिया को रोकने के पीछे सरकार ने तर्क दिया कि वर्ष 2026 तक सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि का औसत एक समान हो जाएगा। इसलिए संविधान के 84वें संशोधन के अनुसार 2026 की जनगणना के आंकड़े जारी होने तक लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि राज्यों की विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन साल 2001 की जनगणना के आधार पर अभी किया जा रहा है, क्योंकि परिसीमन को लेकर सारा बवाल लोकसभा में सीटों को लेकर है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि आजादी के बाद से आज तक देश में कुल 4 परिसीमन आयोग 1952, 1962, 1972 और 2002 में गठित किए जा चुके हैं, जिनको संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है। अब अगर परिसीमन आयोग के कार्यों को देखें तो पहला तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, जिसमें ये लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए क्षेत्रों की सीमा या बाउंड्री को निर्धारित करने के लिए काम करता है। इस प्रोसेस में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्यों में लोकसभा की सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या, इन दोनों का अनुपात पूरे देश में सभी राज्यों के लिए एक समान बना रहे। इसे एक एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि माना यूपी की आबादी 1 लाख है और इसे 1 लाख की आबादी पर अगर 10 लोकसभा सीटें मिलती हैं, तो ऐसे में अगर किसी दूसरे राज्य की आबादी 50,000 है तो उसे जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा में अब 5 सीटें मिलेंगी। यही पूरा मुद्दा है। परिसीमन आयोग का दूसरा काम विधानसभा में भी निर्वाचन क्षेत्रों का उसी तरह परिसीमन करना है, जिसमें यह सेम प्रोसेस अपनाते हुए किसी पर्टिकुलर राज्य जैसे यूपी या एमपी की विधानसभा के लिए क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करता है। तीसरा परिसीमन आयोग का काम यह है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को उनकी जनसंख्या के आधार पर बनाए रखा जाए। ये तो रहे परिसीमन आयोग के काम। अब अगर परिसीमन के महत्व या इंपॉर्टेंस को देखें तो ये समय के साथ होने वाले जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर सीटों की संख्या को समायोजित करके या रीडिफाइन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, जो एक नागरिक एक वोट एक मूल्य के लोकतांत्रिक सिद्धांत को बनाए रखने के लिए जरूरी है। साथ ही इसका उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के बीच सीटों के समान वितरण को सुनिश्चित करना भी है, जिससे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कम या अधिक प्रतिनिधित्व को रोकने में मदद मिलती है। इसके साथ ये संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, क्योंकि ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन का भी निर्धारित करता है, ऐसे में यह हाशिए में पड़े समुदाय के लिए पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करता है। अब अगर परिसीमन से संबंधित मुद्दे या चिंताओं की बात करें तो केवल जनसंख्या के कारण लोकसभा में भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों के बीच प्रतिनिधित्व में असमानता एक निर्णायक कारक बनी हुई है। जैसे यूपी के पास लोकसभा में 80 सीटें हैं, वहीं तमिलनाडु के पास 39 है। वहीं केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन दक्षिणी राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर की गई प्रगति को भी अनदेखी करता है और उन्हें एक तरह से दंड की तरह है, और संघीय ढांचे में ये असमानताओं को भी आगे जन्म दे सकता है। आज देश की आबादी का केवल 18% होने के बावजूद दक्षिणी राज्य देश के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में लगभग 35% का योगदान देते हैं। उत्तरी राज्यों जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता नहीं दी को इनकी उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण उल्टे परिसीमन से लाभ हो रहा है। इसी तरह 15वें वित्त आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों के लिए जब 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया, तब भी दक्षिणी राज्यों ने केंद्र में धन और प्रतिनिधित्व दोनों खोने के लिए चिंता जताई थी, क्योंकि इससे पहले राज्यों को धन और कर हस्तांतरण की सिफारिशों के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था। ऐसे में किसी नई परिसीमन या सीटों के पुनरावंटन से न केवल दक्षिण
दक्षिणी राज्यों की सीटों में कमी आ सकती है, बल्कि उत्तर भारत के राज्यों में अपना समर्थन बेस वाले राजनीतिक दल, जैसे जो क्षेत्रीय दल उत्तर राज्यों में हैं, जैसे एसपी या बीएसपी, इनकी ताकत में भी वृद्धि हो सकती है। इससे संभावित रूप से सत्ता पर पकड़ को अगर माने तो उत्तर भारत के राज्यों की सत्ता पर पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी, वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों की सत्ता पर या केंद्रीय सत्ता पर और कमजोर होगी पकड़। ये आगे राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी आरक्षित सीटों के विभाजन को भी प्रभावित कर सकता है। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परिसीमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को देखें तो संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करती है, जो लोकसभा में सीटों के पुनर्आवंटन से संबंधित है। इसी तरह अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार ही राज्यों में भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को एक विभाजित किया जाता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। वहीं आयोग के सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें एक रिटायर्ड या कार्यरत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अध्यक्ष होता है, उसके साथ चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त होता है। ये याद रखिएगा कि इसके आदेशों में कानून का बल होता है, यानी इसके आदेश एक संसद द्वारा कानून पारित होने की तरह होते हैं और किसी भी अदालत के सामने उन पर प्रश्न नहीं उठाया जाता। इसके आदेश लोकसभा और संबंधित विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, लेकिन वे इन आदेशों में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं।